सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, इस वक्त जो अगला मार्का होने जा रहा है 12 तारीख को, वो है चेयरमैन सेनेट और डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट के हवाले से। चेयरमैन सेनेट के नाम के हवाले से तो हुकूमत और अपोजिशन दोनों की जानिब से चीज़ें सामने आ गई हैं, लेकिन डेप्यूटी चेयरमैन के मामलात पर अब इत्तहादियों से बातचीत हुकूमत भी करेगी और फिर अपोजिशन भी इस हवाले से आखिरी लाया अमल तय कर लेगी। लेकिन चंद दिन रह गए हैं, हुकूमत के पास नंबर गेम कम और अपोजिशन के पास ज़्यादा है इस वक्त। लेकिन उसके बावजूद हुकूमत ये कह रही है कि आज़ाद अरकान सेनेट के इलेक्शन में अहम रोल अदा कर सकते हैं। या आज़ाद अरकान क्या वाकई उतनी बड़ी तादाद है कि वो हुकूमत के या अपोजिशन के पलड़े में जब बैठेंगे तो तब वहाँ पर फैसला होना आसान होगा या फिर मुश्किल है। सादिक संजरानी साहब पहले 3 साल सेनेट के चेयरमैन रह चुके हैं, बड़ा ज़बरदस्त हाउस उनके भी दौर में चल चुका है। इससे पहले साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के हवाले से भी तमाम सियासी जमातों में एक एतमाद की फ़ज़ा उनके हवाले से भी पाई जाती रही है अपोजिशन के अंदर। तो क्या आप देखना यह है कि वाकई चेयरमैन सेनेट के लिए भी यूसुफ रज़ा गिलानी कामयाब हो सकते हैं या नहीं? दोनों जानिब बड़ा भरपूर जोर लग रहा है। लेकिन उससे एक बड़ा और अहम मामला जिस पर आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने इजलास में भी बात की है, और वो है गरीब अफराद पर पड़ने वाले बोझ के हवाले से। क्योंकि इस वक्त महंगाई की शरह में मुसलसल इजाफा हो रहा है और इस इजाफे का वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि इदराक भी है बड़ी अच्छी तरह से हुकूमत को, लेकिन फैसला होना कि कुछ रिलीफ मिले एक आम आदमी को, गरीब आदमी के लिए जो इस वक्त मुश्किलात हैं, आटा चीनी के अंदर, घी दाल के अंदर, वो कम अज़ कम हो, बिजली के नर्ख कम हो, पेट्रोल को कंट्रोल किया जाए तो एक आम आदमी के लिए आसानी हो जाए। क्या उसके लिए हुकूमत कोशिशें कर रही है और वो कोशिशें क्या कारगर भी साबित हो रही हैं या नहीं? आज भी आप देखते हैं सोशल मीडिया पर तो आज टॉप ट्रेंडिंग चल रहा था कि चिकन का बायकॉट किया जाए। पहले ये इल्ज़ाम होता था कि जब भी मुर्गी की कीमत बढ़ गई है तो हमजा शहबाज साहब उसके ज़िम्मेदार हैं। अब ना हमजा शहबाज की हुकूमत है ना शहबाज शरीफ की हुकूमत है, लेकिन फिर क्या वजह है कि मुल्क में इन चीज़ों की कीमतें बढ़ रही हैं? क्या 2.5 साल बाद भी हुकूमत अब सिर्फ ये कह सकती है कि पिछली हुकूमत की वजह से ये महंगाई है, पिछले दौरे हुकूमत की वजह से ये तमाम तर मसाइल हैं, पिछले दौरे हुकूमत की वजह से हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं? क्या अब इससे आगे कुछ करने की पोजीशन और करके दिखाने की पोजीशन हुकूमत की नहीं होगी तो फिर उसके पास आगे वक्त भी नहीं बचेगा? क्योंकि आखिरी साल अगर 5 साल हुकूमत चलती है तो आखिरी साल तो वैसे ही इलेक्शन के एक माहौल का साल हो जाता है, तो आगे सिर्फ 1.5 साल और 1.5 साल की कारकर्दगी क्या होगी, ये सवाल बहुत अहम है इस वक्त पाकिस्तानियों के लिए भी और हुकूमत के लिए भी। हम इस पर बात के साथ मौजूद हैं इस वक्त हमारे मेहमान सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार इमरान याकूब साहब हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया इमरान याकूब साहब आपके वक्त का। राना अरशद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा हैं। राना साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पंजाब के तर्जुमान उस्मान सईद बसरा साहब। बसरा साहब आपका भी शुक्रिया अदा करेंगे जब वो आएंगे। और ख़बर जो लाहौर में इस वक्त बड़ी हलचल हो रही है कि क्या वाकई कुछ तब्दीली आने वाली है वज़ारत आला में, या कोई तब्दीली आने वाली है स्पीकरशिप के अंदर, या ये फिर अफवाहें हैं, ये बातें हैं? इसके आगाज़ करते तो सबसे पहले हम बात करेंगे इमरान याकूब साहब से। इमरान साहब, स्पीकर के हवाले से तब्दीली की बात हो रही है, आपके उनसे भी बड़े बराह रास्त ताल्लुक होते हैं, अंदर की खबर आपके पास भी होती है। वज़ीर आला पंजाब की ये मेरे ख्याल में कुछ 6ठी बार तब्दीली की अफवाहें या तब्दीली की खबरें बाज़गश्त कर रही हैं 2.5 साल में। तो क्या वाकई कुछ तब्दीली के आसार हैं कि ये सेनेट के इलेक्शन के बाद अब चेयरमैन सेनेट के बाद वज़ीर आला को तब्दील किया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मुदस्सर, असल चीज ये है कि उस्मान बुज़दार साहब को मेरे ख्याल में तो काफी देर पहले तब्दील कर देना चाहिए था, क्योंकि पीटीआई पे इमरान खान साहब पे ये बड़ा दबाव है। खास तौर पे देखें, इस्लामाबाद में जो इक्तदार का रास्ता है वो लाहौर से होके जाता है। लाहौर से इसलिए होके जाता है कि लाहौर में पंजाब में जिसने बेहतर परफॉर्म किया हो उसके लिए आसानी होती है कि वो इस्लामाबाद पंजाब में फिर इलेक्शन में ज्यादा सीटें जीतेगा और वफाक में हुकूमत बना लेगा। लेकिन यहाँ मामला ये है कि कुछ रूहानी वजूहात की बिना पे इमरान खान साहब हमेशा उस्मान बुज़दार साहब को हटाने के खिलाफ रहे हैं और उन्होंने हमेशा उनका साथ दिया। अच्छा। अब सूरत हाल ये है कि सेनेट इलेक्शन से पहले
जब वो यहाँ आए थे डस्का इलेक्शन के बाद, आपको याद होगा जिस दिन उन्होंने यहाँ लाहौर में वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब से मुलाकात भी की थी, और उस मुलाकात में वाकफाने हाल के मुताबिक उन्होंने पंजाब की आला एक शख्सियत को काफी जो है नाराजगी का भी इजहार किया, और उन्होंने इस बात का भी इंदिया दिया कि वो सेनेट इलेक्शन से फारिग हो गए पंजाब में। याकूब साहब से हम दोबारा से रब्ता करते हैं। यकीनी तौर पर यह एक बड़ी तब्दीली अगर हो सकती है कि क्या वाकई उस्मान बुज़दार तब्दीली सही। इमरान साहब इस पर हम मजीद बात करते हैं। चले मैं इसकी तस्दीक और तहदीद के हवाले से भी बात कर लेते हैं। उस्मान सईद बसरा साहब से अगर हमारा रब्ता हो गया है तो बसरा साहब ये बताइएगा कि ये वाकई कोई तब्दीली के मामलात पंजाब के अंदर होने जा रहे हैं, इन हाउस तब्दीली जिसे हम कह देते हैं, वजारत आला पे हुकूमत तो आपकी रहेगी, क्या वाकई कोई उस्मान सईद बसरा साहब बता सकते हैं तर्जमान पंजाब हुकूमत के तहत कि उस्मान बुज़दार साहब अगले आने वाले वक्त में वजारत आला में होंगे या किसी और ड्यूटी पर होंगे? बहुत शुक्रिया। देखिए एक चीज़ बिल्कुल आपने वाज़ह कहा, हर 3 से 4 महीने का एक वक्त है जिसके बाद उस्मान बुज़दार की तब्दीली, उस्मान बुज़दार जा रहे हैं, उस्मान बुज़दार बैठ रहे हैं, उस्मान बुज़दार उड़ रहे हैं, उस्मान बुज़दार चला नहीं जा रहा, उस्मान बुज़दार से काम नहीं हो रहा। तो ये मुख्तलिफ पैराई के अंदर 3 से 4 महीने के बाद एक वेव होती है। वो वेव आसमान की तरफ मुंह करके छूटने के मिस्ताक फिर अपना ही मुंह गंदा करके वापस चली जाती है। देखिए उस्मान बुज़दार का अगर आप कंपैरिजन कर लें, वो हर लिहाज से बेहतर काम कर रहे हैं। हर लिहाज से मुराद ये है कि उनसे पहले पाकिस्तान के इस बड़े सूबे का जो हुक्मरान थे तिरछी टोपी वाले साहब ने मीडिया में अपनी खुद नुमाई के अलावा तो कुछ किया नहीं है। अगर आपने किया होता तो आपको इस सारे का सारा जो एक पूरे का पूरा जनूबी पंजाब उसके अंदर नजर आता। हत्ता कि आप देखिए कि लाहौर कहीं बजट नहीं लगा, सारे शोरबाजी के मंसूबे उस्मान बुज़दार का सिर्फ एक मैं मुदस्सर आपको बताऊँ, इसके अलावा उसका कदम कोई कसूर नहीं है। उसका सिर्फ ये कसूर है कि वो इशराफिया में से नहीं। और पंजाब जैसे पाकिस्तान के बड़े सूबे के अंदर इशराफिया आज भी अपने नाखून चबाए जा रही है, अपने को जो है अंदर मरे जा रही है कि एक आम आदमी एक जनूबी पंजाब के पसमानदा इलाके से एक आम आदमी किस तरह से आके वज़ीर आला बन गया है, और बाकी तमाम जो लोग हैं वो उनकी मदद खा रहे हैं, वो तज्जिया कर रहे हैं, वो लिख रहे हैं। इसके अलावा कोई उस्मान बुज़दार ही चीफ मिनिस्टर के तौर पे कंटिन्यू करेंगे, और ये तूफान भी 2 हफ्ते के बाद थम जाएगा। वज़ीर आज़म दोबारा यहाँ पे लाहौर में कहीं आपको नजर आएंगे, तो सबको एक तो चलें अब देखना ये कि वाकई वज़ीर आज़म जो हैं वो फैसला मैं ऐड कर लूं। जी मैं एक लाइन ऐड करना चाहूँगा। इमरान याकूब बड़े ही मेरे अच्छे प्यारे भाई हैं, बड़ी अच्छी तज़किया भी करते हैं, बड़ा अच्छा उनका, लेकिन मुझे जिस तरह उन्होंने आगाज किया तस्वीर के ऊपर कि उस्मान बुज़दार का सीएम चुप रहना, वो किसी के खिलाफ मेरे ख्याल में तस्वीर किया इन्होंने, और फेसबुक की जगह कुछ चले मैं इमरान याकूब साहब से ये रूहानी जो उन्होंने बात की है वजूहात, उस पर भी बात कर लेते हैं। आपके घेला आपका सवाल भी बात करते हैं, लेकिन राना अरशद साहब से मैं आगाज़ करूँ। राना साहब, जो उस्मान बुज़दार साहब रहे ना रहे, ये पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फैसला है, लेकिन कह रहे कि बेहतरीन काम उस्मान बुज़दार साहब के किया है। सिर्फ अगर कहीं किसी को भी कोई भी वजह या कोई उस्मान बुज़दार से, तो ये वजह है कि वो शराफिया में से नहीं है। और वज़ीर आला शहबाज शरीफ ने अगर कुछ पंजाब पूरे के लिए किया होता तो आज पंजाब के लिए मामलात मुख्तलिफ होते। लाहौर की हद तक लाहौर, पिंडी, फैसलाबाद, गुजरांवाला इसी के वज़ीर आला रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, इससे आगे शायद उनकी वजारत आला नहीं थी। तो उस्मान बुज़दार साहब की कोई तब्दीली हो ना हो, आपको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुदस्सर इकबाल साहब, मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूँ, आप खुद बड़ी फहम फरासत रखते हैं, उस्मान बुज़दार किसने कहा कि ठीक नहीं है यार? बिल्कुल वो 6-6 फुट का नौजवान है, सेहतमंद है, हेल्दी है, हमें क्या इतराज है? हमें तो इतराज है उस माइंड सेट पर। शेरा गाजी खान से पहले दोस्तमद खोसा भी मुस्लिम लीग नून के चीफ मिनिस्टर रहे, और सरदार जुल्फ़िकार खोसा साहब गवर्नर भी रहे, रफीक रजवाना साहब अभी हमारे
गवर्नर थे मुल्तान से, और खानेवाल जिला से गुलाम हैदर वाहिद साहब को मियां नवाज साहब ने चीफ मिनिस्टर बनाया था। एक पॉलिटिकल वर्कर था, मेरी तरह बिल्कुल एक पॉलिटिकल वर्कर, जेन्युइन वर्कर थे गुलाम हैदर वाहिद साहब जी। और इसलिए है आज इतराज है कि 50 रुपए वाली चीनी जो 110 पे पहुंची थी, 120 पे, फिर दोबारा कहा खुशखबरी सुने 80 रुपए पे आ गई, और फ्रांस उसकी लेबोरेटरी करवा ली, एक्शन ले लिया, और मुबारक हो। अब फिर चीनी 105 से 110 रुपए तक पूरे पाकिस्तान में हो चुकी है। कुकिंग ऑयल जो मियां नवाज साहब और शहबाज साहब के दौर में 120 रुपए था, 300 रुपए किलो हो चुका है। मैंने खुद ये 2-3 दिन पहले यूरो स्टोर से लाहौर से 5 किलो का आटे का थैला लिया तो 470 रुपए की मेरे पास रसीद है, वो हुआ 94 रुपये पर केजी। तो मुझे बता दिया जाए कि उस्मान बुज़दार साहब क्या अच्छा नहीं कर रहे, सिर्फ गरीब को मार तो रहे हैं, सिर्फ स्टूडेंट्स की फीसें डबल हो गई हैं, यूईटी से लेकर जीसी यूनिवर्सिटी से लेकर तमाम गवर्नमेंट एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस एंड तमाम इंस्टीट्यूट जो है उनकी फीसेस डबल इसलिए हुई हैं, हायर एजुकेशन कमीशन का जो फंड था जो पंजाब गवर्नमेंट ने देना होता है और पंजाब गवर्नमेंट को मरकज ने देना था, तो इमरान न्याई साहब ने उस पर कट लगा दिया। और मेरे पंजाब के हॉस्पिटल जहां पर शहबाज साहब के दौर में कैंसर के मरीज को ये कट्स तो बड़ी देर से लग रहे हैं, जब से ये मामलात हुए हैं कट्स ये बड़े बुरे लगे हैं। एचईसी के आपके दौर में भी कट्स लग रहे थे, अब भी ये कट्स लग रहे हैं। ये हायर एजुकेशन कमीशन का तो बहरहाल 18 अमेंडमेंट के बाद जो हाल हुआ है वो सबके सामने है, और यूनिवर्सिटीज़ का जो हाल हुआ है वो भी सबके सामने। अच्छा, मैं खबर एक, क्योंकि लाहौर बड़ा मरकज़ बना हुआ है इस वक्त मुलाकातों का भी, खबरों का भी, राना साहब मैं खबर ले लूँ। डेप्यूटी ब्यूरो चीफ इस वक्त हमारे साथ मौजूद है खावर अब्बास लाहौर से। खावर, मुलाकातें भी हो रही हैं काफ लीग के साथ भी, अपोजिशन की जो एक सियासी अमल है, लेकिन क्या काफ लीग तो हुकूमत के साथ ही मौजूद है, और ये वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की जो तब्दीली की बातें हैं, क्या वाकई पीटीआई के अंदर भी कोई हलचल की ऐसी खबरें हैं, या वाकई ये पहले जैसी अफवाहें हैं जो 6-7 महीने के बाद आ जाती हैं सामने? मुदस्सिर साहब, देखिए कि जो तहरीक इंसाफ की आपने बात की कि वज़ीर आला की तब्दीली के हवाले से क्या तहरीक इंसाफ के अंदर भी कोई खबरें गर्दिश कर रही हैं, तो वो तो खबरें ना भी गर्दिश कर रही हों तो तहरीक इंसाफ के अंदर ही बहुत सारे उम्मीदवार हैं जो कि मुबैना तौर पर वज़ीर आला बनना चाहते हैं, और वो तो हमेशा ही इस खबर के इंतज़ार में रहते हैं कि भाई किस वक्त ये तब्दीली आए। मगर ओवरऑल अगर आप पॉलिटिकल सिचुएशन का जायज़ा लेते हैं तो कल बिलावल भुट्टो जो हैं वो हमज़ा शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात के लिए आए, वहाँ पर उनके साथ मुलाकात हुई, और ज़राए का कहना है कि जो अंदर गुफ्तगू हुई, हमज़ा शहबाज साहब ने जो है वो पीडीएम की हिकमत अमली जिस तरह से चलाई पीपल्स पार्टी ने, यूसुफ रज़ा गिलानी को कम वोटों के बावजूद जितवाया, उसको अप्रिशिएट किया, जबकि जो बिलावल भुट्टो हैं उनकी जानिब से हमज़ा शहबाज को जो है वो जेल से रिहाई पर भी मुबारकबाद दी गई। और इसके अलावा लॉन्ग मार्च के हवाले से तफसीली गुफ्तगू हुई है कि लॉन्ग मार्च किस तरह से किया जाएगा, उसके लिए क्या प्लानिंग्स की जाएंगी। मगर उसकी जो आप तब्दीली की बात करें, अगर इस तनाज़र में देखा जाए तो पंजाब की सबसे बड़ी पार्टी जो है वो मुस्लिम लीग नून है। इस वक्त सबसे ज़्यादा वोट्स जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के पास है, पीपल्स पार्टी के पास तो यहाँ पर 7 वोट हैं। लिहाजा अब जो पॉलिटिकल सिचुएशन बन चुकी है, जो महंगाई का एक तूफान जो है वो बेदर्द बरपा है, उसकी वजह से इस वक्त जो अपोजिशन एज लेना चाह रही है, खबर को अदम एतमाद की राह हमवार हो रही है। नून लीग और पीपल्स पार्टी अदम एतमाद जो है वो लाने की बातें हो रही थी। मैं मुदस्सर वही आपको बताने लगा हूँ कि बिलावल भुट्टो साहब की जानिब से तो जो है वो अदम एतमाद की तहरीक नहीं तहरीक के हवाले से बात डिस्कशन की गई है कि भाई कौमी असम्बली में भी इसको ज़ेरे गौर लाया जाएगा, स्पीकर के हवाले से भी, सीएम के हवाले से भी। मगर अभी तक जो मेरी इत्तलात हैं उसके मुताबिक नून लीग की जानिब से कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है, क्योंकि इस वक्त मुस्लिम लीग नून, आप देखें कि अगर अदम एतमाद की तहरीक लानी है तो जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं इस वक्त चौधरी बरादरान, उनको अपने साथ मिलाना पड़ेगा, जिनके साथ कल बिलावल भुट्टो की मुलाकात भी हुई। जबकि बिलावल भुट्टो की मुलाकात में जो है वो सेनेट के हवाले से पहले चौधरी बरादरान ने जो एक बयान जारी किया कि हमने जो है वो बता दिया है कि आप हमारे घर आए हैं, हम आपको इज्जत देते हैं, मगर सेनेट के हवाले से हम हुकूमत के साथ खड़े हैं, सेनेट इंतखाबात में भी, और वैसे भी हम इत्तेहादी हैं तो उनके साथ खड़े हैं। इसमें जो एक जो नई डेवलपमेंट आई,
कल तक ये बयान था कि हम हुकूमत के साथ खड़े हैं, इत्तेहादी हैं, हमारा शेवा नहीं है कि हम ऐसा वादा करें जो पूरा ना हो सके। और दूसरी जानिब आज मोहन्नस इलाही साहब ने एक ट्वीट कर दिया जिसमें उन्होंने कहा कि ना तो बिलावल भुट्टो ने हमारे से वोट की दरख्वास्त की है और ना हमने कोई पेशकश की है, वो सिर्फ इयादत के लिए आए थे और उसके लिए हम बड़े शुक्रगुजार हैं। अब आप सारी सिचुएशन को देखें कि अगर जो चौधरी बरादरान है वो इस वक्त हुकूमत के इत्तेहादी होते हुए भी स्पीकर की नशिस्त पे बराजुमान है, अगर वो जाते हैं अपोजिशन के साथ तो जाहिर सी बात है वो वजीर आला के उम्मीदवार होंगे जो मुस्लिम लीग नून को कभी भी बर्दाश्त नहीं होगा। ये तो मुमकिनात में नहीं होगा कि परवेज इलाही साहब से चंद सीटों के साथ। इमरान याकूब साहब, पहले तो ये कि सर ये जो आपने रूहानी वाली बात की है, ये रूहानी तब्दीली पे मैं चाहूँगा इस पे ज़रूर बात करें। उस्मान सईद बसरा साहब का भी सवाल था, मैं भी हैरान था कि रूहानी से आपकी मुराद क्या है। दूसरा मैं सर सवाल भी मैं सवाल भी सर साथ इमरान साहब कि ये अदम एतमाद का मामला, जिस तरह से कौमी असम्बली में गिलानी साहब की कामयाबी हुई है, यहाँ पर आपको लगता है कि चेयरमैन सेनेट के होने के बाद इंतखाबात, उसके बाद कोई पंजाब में अपोजिशन जो है वो मूव करेगी पीडीएम की सूरत में कि अदम एतमाद लाया जाए? नून लीग हो सकती है राजी इस पर? देखिए मुदस्सिर, उस्मान सईद बसरा मेरे दोस्त भी हैं, साथी भाई हैं। अब पता नहीं वो इस वक्त अगर सुन रहे हैं तो मैं उनसे पहले इजाजत लेना चाहूंगा कि अगर वो इस बात की इजाजत देते कि मैं पूरी कहानी रूहानियत की बयान कर दूं, तो साथ में ये भी करूंगा कि ये बता दूंगा कि ये सारी कहानी में उस्मान बसरा साहब की फरमाइश पे बयान कर रहा हूँ। फिर जो भी उसके नताइज होंगे वो उस्मान बसरा साहब अगर तो वो भुगत लेंगे तो मुझे तो कोई इतराज नहीं है। बाकी अगर आप सादगी में मेरा ख्याल है कि हम मुश्किल में ना डालें इमरान साहब के उस्मान सईद बसरा साहब के लिए भी, वो भी हमारे भी दोस्त हैं, राज साहब भी बैठ रहे हैं मुस्कुरा रहे हैं, तो ये मुश्किल में ना डालें, हम आगे चलते हैं। चलें, ये कहानी फिर सही वो वाला बात होगी जी। दूसरी बात अब आ जाते हैं आपके सवाल की तरफ, तो बात ये है कि अपोजिशन का बुनियादी काम और जिम्मेदारी क्या होती है। जिस तरह हम साफियों का बुनियादी काम और जिम्मेदारी ये होती है कि हमने जो हकाइक होते हैं, जो खबर होती है, उसकी बिना पर तजिया करके अवाम के सामने उनको लाना होता है। अब उसी तरह अपोजिशन का काम हमारे यहाँ खासतौर पर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में ये होता है कि उसने हुकूमत पे नुक्ताचीनी करनी होती है। और काश हम जमहूरियत का असल हुस्न तो ये होता है कि तनकीद बराए इस्लाह की जाए, लेकिन यहाँ पे हाल ये हो गया कि तनकीद बराए तनकीद पे ज्यादा तवज्जो दी जाती है। अब हमारे यहाँ अपोजिशन को जब भी मौका मिलेगा वो हुकूमत पे तनकीद करेंगे, और अगर उस्मान बसरा साहब फिर बुरा ना मनाए तो इस कल्चर को फरोग देने में तहरीक इंसाफ ने भी काफी किरदार अदा किया। और लोगों में जो अदम बर्दाश्त का एक रवैया खासतौर पर सियासत में अगर आप देखें तो ये किसी तौर पर इसकी तायद नहीं की जा सकती। अब इस वक्त जो पोजीशन है पीडीएम देखें, पीडीएम के पास एक ही चॉइस है कि वो जिस तरह भी हो वो इस बात की कोशिश करे कि मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान वो ये एजेंडा तय कर चुके हैं कि पीडीएम यही सिर्फ कोशिश करे कि हुकूमत को किस तरह से अवाम में गंदा करना है, हुकूमत को किस तरह से कंट्रोवर्शियल करना है। इमरान साहब, फिर इसी मामले में मैं खबर भी देता चलूं क्योंकि पीपल्स पार्टी की मेजबानी में डेमोक्रेटिक मूवमेंट का इजलास वो भी हो रहा है। उस्मान सईद बसरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चेयरमैन जीत लेंगे बसरा साहब, आप सेनेट के लिए नंबर आपके पास कम है और डेप्यूटी चेयरमैन के लिए इत्तेहादियों की फरमाइशें आपके पास भी आ रही हैं, तो हुकूमत क्या सोच रही है? आप देखेंगे कि जो अगला इंतखाब है यानी कि अगला जो मार्का है, इंशाल्लाह ताला हम इसमें पाकिस्तान तहरीक और हम बड़े बड़े बुलंदों का ख्याल नहीं करते, लेकिन जरूर इतना कहेंगे कि इंशाल्लाह जो आज़ाद अरकान हैं और कुछ लोग जो भी जिनकी एफिलेशन किसी जमात के साथ नहीं है, किसी मजहब के साथ नहीं है, अभी जो आज़ाद जीत के आए हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, हम भी उनसे बातचीत करेंगे और इंशाल्लाह ताला मेरे अल्लाह ने चाहा तो चोरों चक्कों और ये जो थड़ेबाज और बदमाशों की जिनकी अभी आपने अगले रोज यहाँ पार्लियामान के बाहर जिनका एक डेमो आपने देखा, जो वजीर आजम होने के बावजूद जिनकी पैंट उतर गई तो उनको शर्म नहीं आई, गैरत नहीं आई, कहते हैं लेकिन मुझे किसी ने थप्पड़ मारा तो मैं 10 उसको मारूंगा। पतलून अमेरिका में लगी हुई है, उसकी शर्म नहीं आई, उस पर गैरत नहीं आई, कहते थप्पड़ मारेगा मैं 10 मारूंगा। उनका जो एक जनगट्ठा है इंशाल्लाह ताला इसको हम सेनेट के अंदर शिकस्त फाश पहले भी दे चुके हैं। आज हमारे अली जादी ने बड़ा जबरदस्त एक ट्वीट किया है, वो काबिल जिक्र है कि ये सफर जो इमरान खान ने 1996 में शुरू किया, 1996 में,
एक भी हमारी सीट नहीं थी, हम सारा इलेक्शन हारे, फिर हमारी एक सीट हुई, फिर हमने बाइकआउट किया, फिर हम एक हुकूमत में आए, फिर मरकज में हुकूमत में आए, आज सेनेट की सबसे बड़ी पार्टी बने हैं। हम माफिया को पाकिस्तान में हर महाज पे शिकस्त दे रहे हैं। इस महाज से इंशाअल्लाह ये तमाम लोग कौन है? ये पीडीएम के लोग हैं। देखिए पीडीएम अपने लिए खाई गई चोरी और माले हराम का उस्मान साहब, ये अब ऐवान के अंदर तो आप शिकस्त देंगे या नहीं, लेकिन अवाम के अंदर महंगाई को शिकस्त देना ये भी एक बड़ा चैलेंज है जिस पर आज वज़ीर आज़म बात की। मुझे एक ब्रेक लेना है जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। मेहमान हमारे साथ, आप भी नज़र हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। चेयरमैन सेनेट और डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट का मार्का होने वाला है 12 तारीख को। अब देख रहे हैं कि हुकूमत और अपोजिशन दोनों इस वक्त इस कामयाबी के लिए तगदो कर रहे हैं। इससे मैंने पहले आगाज़ में कहा कि अपोजिशन के पास नंबर ज़्यादा हैं। राना अरशद साहब, पिछली बार चेयरमैन सेनेट के जब अदम एतमाद का मामला था, आपके पास नंबर बहुत ही ज़्यादा थे, लेकिन उसके बावजूद जो है वो मरहूम मीर हासिल बजिंजो साहब कोई 14 से 16 वोट से हार गए थे, और अब की बार आपके पास तो नंबर सिर्फ 3 का फ़र्क है। अब क्या उम्मीद है कि वाकई अपोजिशन जो है वो इंटैक्ट रहेगी और चेयरमैन आपका यानी अपोजिशन का वो हो सकता है? साहब, बात बड़ी सीधी है। आपने हासिल बजिंजो साहब की बात की तो उन्होंने कुछ कह भी दिया था रिजल्ट के बाद, उनके अल्फाज आपको भी याद होंगे। ये मैं समझता हूं कि आवाम के वोट चोर तो हैं ही, और ये बादशाह सलामत इमरान अहमद खान न्याजी साहब का ही कारनामा है कि 64 मेंबराने सेनेट मौजूद थे, और जब गिनती रिजल्ट आता है तो वो 52 या 51 रह जाते हैं। ये बहुत बड़े डाकू हैं। और आपने देखा तो राना साहब यही नंबर गेम तो फिर नेशनल असेंबली में थी, वहां आपके मुतफिका उम्मीदवार जीत गए। सर साहब मेहरबानी फरमाए, मुझे आधा मिनट दें। सर मैं आपसे ही सवाल कर रहा हूं ना। जी जी प्लीज। मैं राना साहब, मेरा सवाल ये है कि कौमी असेंबली में तो हुकूमत के पास फिर नंबर ज्यादा थे, वहां तो आप सर जीत गए, तो वहां फिर जमीर की आवाज होगी। तो यहाँ किसी का जमीर अगर जाग गया संजरानी साहब के लिए, तो फिर आप उस इलेक्शन के रिजल्ट को भी तो तस्लीम करेंगे ना। सर साहब जमीर क्या जागने हैं, तो यार इनके पास तो 156 है, उतने ही हमारे हैं। आप वो जो इत्तेहादी हैं, अगर बगाड़ा साहब से वादा करके जीडीए को वोट नहीं देते, और वो इनकी इत्तेहादी हैं, अख्तर मैंगल इत्तेहादी थे, काफली जो इत्तेहादी है वो इनके वोट नहीं है। और जिस तरह तो 172 करते करते 178 को रात को पहरा दिया, उनको जबरदस्ती लाया गया, मेंबराने कौमी असेंबली को अगवा किया गया, ये भी इसी बादशाह सलामत की कहानी है। फिर हमें दर्श देने वाले, हमें शाहिद खाकान अब्बासी के साथ जो हुआ, मैं समझता हूं कि पूरी दुनिया ने देखा जो माइंड सेट इमरान खान साहब का। तो इमरान खान साहब मुझे बताएंगे मुदस्सर साहब, ये आपके पास बसरा साहब के पंजाब यूनिवर्सिटी में इमरान खान साहब के साथ क्या हुआ था, और वो लॉन्ग मार्च के लिए अदलिया की बहाली के लिए जाना था, छुप गए थे न्याजी साहब, और जो अमेरिका में गोल खिला के आए हैं वो भी सारी दुनिया को पता। शाहिद खाकान अब्बासी वो शख्स है जो 25 करोड़ से ज्यादा आज भी इस साल भी पाकिस्तान का टैक्स पे करता है। और ये टैक्स चोर, ये वोट चोर तो है। आज चीनी माफिया कौन है? इमरान खान साहब की एटीएम मशीन। आज पेट्रोलियम माफिया कौन है? वो नदीम बाबर कौन है? और ये उस्मान बुजदार तो हमारा टिकट होल्डर था पुराना। इनकी 23 साल की कारकर्दगी ये है कि आज चीफ मिनिस्टर भी हमारा कैंडिडेट पुराना ले गए, और आज का जो गवर्नर है वो हमारा ही गवर्नर था। 23 साल में इन्होंने जो गोल खिलाए, हाँ फॉरेन फंड केस में अरबों रुपए पूरी दुनिया से लूटे, और आज हिसाब नहीं देते। जैसे ये पकड़े गए दसका में NA-75 के इलेक्शन में वोट चोरी करते करते इलेक्शन कमीशन का अमला भी चोरी। चलिए राना साहब, अब देखना ये है कि 18 तारीख को डस्का में क्या होता है वो भी, और 12 तारीख को फिर सेनेट में होता है। ये अब दो बड़े मुकाबले अपोजिशन बिटवीन हुकूमत होने जा रहे हैं, तो वो देखना है कि उस मुकाबलों में क्या चीज़ें सामने आती हैं। लेकिन एक चीज़ मैं इमरान याकूब साहब आपसे सर जानना चाहूँगा,
ये इस बात का आज इजलास में कहा गया कि अदराक इमरान खान साहब को महंगाई की ये तमाम तर मामलात में अब हुकूमत के लिए प्रेशर इस सेनेट के इलेक्शन में जहां हफीज शेख साहब हारे हैं 2-3 तरह के आ गए। पहले शायद ऐवान के अंदर वो प्रेशर नहीं था, अब ऐवान के अंदर भी हुकूमत के लिए प्रेशर है, बाहर तो अवामी प्रेशर है इस महंगाई की सूरत हाल में। इमरान खान के कुछ डिज़ास्टर चेंज आप देखेंगे कि वो ऐवान के अंदर और ऐवान के बाहर नज़र आएँ कि वाकई को अगला 1 साल, सवा साल, जो 1.5 साल रह गया है उसमें कुछ रिलीफ के मामलात भी और अपनी पार्टी को भी फॉर्म करने के हवाले से। देखिए मुदस्सिर, बड़ी सीधी सी बात है, सियासतदानों ने, ये मेरे दोस्त भाई राना अरशद हों या उस्मान बसरा साहब हो या कोई भी हो, इन्होंने आपस में पॉइंट स्कोरिंग करना होती है। लेकिन असल चीज़ है बतौर तज्जिया कार, बतौर साफी के मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब अगर ना भी चाहें तो उनको अब ये काम करना पड़ेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने फ्यूचर में सियासत में रहना है, अगर वाकई उनका ये प्लान है कि वो मुल्क की खिदमत करें और मजीद अगला टेन्योर भी हुकूमत का हासिल करें, तो उन्हें ये इकदाम करना होंगे। उसकी बुनियादी 2-3 वजूहात आप समझ लें। शेख रशीद साहब बड़े काया सियासतदान हैं। शेख रशीद साहब पुराने सीनियर पार्लियामेंटेरियन भी हैं। उन्होंने, आपने देखा जब सब मुबारकबादें दे रहे थे इत्मीद का वोट लेने के बाद, तो उन्होंने पहले मुबारकबाद दी और फिर उसके बाद वजीर आजम की तवज्जो ऐवान के अंदर इस बात की तरफ दिलाई कि खुदा का वास्ता है 2.5 साल गुजर चुके हैं, इक्तदार के दिनों का पता नहीं चलता, तो अब आप गरीब का सोचें, अब सरकारी मुलाजिम का सोचें। बात यह है कि यहाँ महंगाई की जो सूरत हाल है, अगर इमरान खान साहब इस पे कंट्रोल नहीं करेंगे, अगर सिर्फ ये कहते रहेंगे कि ये पिछली हुकूमतों की वजह से है, भाई मान लिया पिछली हुकूमतों की वजह से होगा, लेकिन अब आपने वजूहात दूर तो आपने करनी है। अब तो पिछली हुकूमत को गए भी 3.25 साल होने को, तो जब आप अब कितनी देर मजीद पिछली हुकूमतों का कहता रहेंगे। आपने जो चीज महंगी की बात अभी राना अरशद कर रहे थे, आटा महंगा हो गया, उसके बाद आप देखें हर चीज अगर महंगी, चिकन आज देख लें आप, उसकी क्या पोजीशन है। अभी रमजान है, तो रमजान में तो मिला माशाल्लाह, आपको पता है पहले पूरी कौम जो है जहीरा अंदोज जो है उनके हथे चढ़ी होती है और जहीरा अंदोज उससे पूरा फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। अब इमरान खान साहब अगर अब भी इमरान खान साहब ने अगर वाकई को सीरियसली इस पे ना सोचा, इस पे अमली इकदाम ना किए, तो फिर मेरे नजदीक शायद उनके लिए अवाम के पास जाके वोट मांगना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अवाम इस वक्त बहुत तंग आ चुकी है महंगाई से, लोगों का जीना दोबर हो चुका है। गरीब आदमी की आप बात छोड़ दें, गरीब बेचारा तो अब गुर्बत की लकीर से बहुत नीचे जा चुका है। मिडिल क्लास जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है, जिसको आप हमेशा किसी भी सोसाइटी की तरक्की में बुनियादी किरदार मिडिल क्लास करती है, मिडिल क्लास आज अपना गुजारा करने में इंतहाई उससे मुश्किलात पेश आ रही हैं। तो ये सारी चीजें इमरान खान साहब अगर खुद नहीं सोचेंगे तो फिर वो कहते हैं ना, तुम्हारी दास्तां भी ना होगी दास्तानों में। अब इमरान खान साहब को अपने सर्वाइवल के लिए गरीब आदमी के बारे में, एक आम आदमी के बारे में, एक आम पाकिस्तानी के बारे में सोचना पड़ेगा। उन्हें ऐसे इकदाम करना पड़ेंगे। चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो जाते हैं, डिप्टी चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो जाते हैं, शायद वो 75 वाला इलेक्शन भी जीत ले या हार जाए, जो भी हो, इससे अवाम को, एक आम आदमी को इससे फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल, ये असल पॉइंट है कि वो आम आदमी के लिए क्या है, आम आदमी तो इंतजार कर रहा है इमरान साहब के चीजें सस्ती हो जाए। एक फिक्र है सिर्फ, किसी ने भूखे आदमी से पूछा कि 2 और 2 कितने होते हैं, उसने कहा 4 रोटियां। तो अवाम को अब सिर्फ ये चाहिए कि वो इमरान खान साहब को इस तरह देख रहे। हमारी तरफ से उस्मान बुज़दार साहब को वो अगले 10 साल ना हटाएं। उस्मान बुज़दार को अगर हटाए जाने की बातें होती हैं तो इमरान खान के फायदे के लिए होती हैं, क्योंकि पंजाब में अगर परफॉर्म अच्छा करेंगे तो फिर उसका अल्टीमेटली फायदा इमरान खान साहब को होगा। हमारा जो चीफ मिनिस्टर कोई भी हो, हमारे दिलों के तर्जुमान जो है उस्मान सईद बसरा ही रहेंगे। बिल्कुल सही। वो अपनी नौकरी तो उस्मान सईद बसरा साहब से भी बात करते हैं कि ये असल पॉइंट देखिए, उस्मान सईद बसरा साहब खुद हल्के की सियासत करने वाले एक आम आदमी है, ना वो बाहर से कहीं से आए हैं, ना वो कोई टेक्नोक्रेट की सीटों पर आए हैं, वो एक आम आदमी है। तो वो उनको अब देखना है कि महंगाई जो है वो उसका कम होना ज़रूरी है, मामलात का ठीक होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या इस जानिब बाकी जो तर्जुमान हैं, मेंबर सूबाई असम्बली हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, वो बार बार बात भी करते हैं महफिलों के अंदर बैठ के खबर, तो इधर बाकायदा प्लानिंग नज़र नहीं आती है
कि वाकई कोई गवर्नेंस हो, गवर्नेंस जिसे कहते हैं पंजाब के अंदर, उस गवर्नेंस में कहाँ फॉल है कि कभी आईजी चेंज है, कभी चीफ सेक्रेटरी चेंज है, कभी कोई सेक्रेटरी चेंज है, तो उसके बावजूद रिजल्ट जो है वो निकल नहीं पाता। खावर मुदस्सर, ये जो इमरान याकूब साहब बात कर रहे थे, जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई थी तो जो इमरान साहब की जानिब से बातें की गई थी तो लोग चार्ज थे, लोगों में एक जज्बा था, लोग तब्दीली चाहते थे, लोग करप्शन से तंग आ चुके थे। वो चाहते थे कि कोई ऐसा काम हो कि करप्शन पे हाथ डाला जाए, लोगों से पैसे निकाल लिए, इस मुल्क की खुशहाली को बहाल किया जाए। मगर आहिस्ता 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 अब लोगों का ध्यान करप्शन से हटके, अब लोगों का ध्यान इंतकाम से, एहतसाब से हटके भूख की तरफ जाना शुरू हो गया। महंगाई जो है वो इंतहाई ज़्यादा हो चुकी है। 350 रुपए किलो से ऊपर जो है वो चिकन की कीमतें हो चुकी हैं। दाल आटा खरीदना लोगों के लिए महाल हो गया है। यही वजह है। और पंजाब की गवर्नेंस की आप बात करें, जैसे आपने कहा कि 4 चीफ सेक्रेटरीज, 5 आईजीज बदलने के बावजूद अभी तक कोई लाहे अमल मुकम्मल नहीं बनाया जा सका, क्योंकि कहीं पे भी हम देखते हैं कि ऐसी मीटिंग नहीं कॉल की जाती कहीं ऐसा। अब फयाजुल हसन चौहान है, वो वजीर जेल खाना जात हैं, तो जब वजीर आला उस्मान बुज़दार जो है वो जेलों के हवाले से इजलास बुलाते हैं तो उसमें फयाजुल हसन चौहान ही नहीं होते हैं। फयाजुल हसन चौहान उस इजलास में मौजूद नहीं थे और वजीर आला कहते हैं कि जेलों की हालत बहुत ख़राब है, मैं किसी तौर बर्दाश्त नहीं करूंगा, यहाँ पर करप्शन भी हो रही है, करप्शन की शिकायतें भी आ रही हैं, खाना, और उसमें फयाजुल हसन चौहान मौजूद नहीं है। तो आप फयाजुल हसन चौहान को बुलाएं, उनके सामने बात रखें, उसके बाद जब कमेटी बनाई जाती है, उसकी रिपोर्ट दी जाती है तो नतीजा सिफर है। उसके साथ आप तरक्याती कामों की बात कर लें, जो शाकाम अंडरपास का या यहाँ पे 1000 बेड की बात की गई थी, इलेक्ट्रिक बसों की बात की गई थी पंजाब हुकूमत की जानिब से, और वजीर आला ने कहा था कि शाकाम फ्लाईओवर और इसके साथ जो दूसरे 2 फ्लाईओवर्स के मंसूबे थे, इन्हें दिसंबर के अंदर हर सूरत शुरू किया जाएगा। तो आज आप देखें कि मार्च का महीना हो गया, वो अभी तक शुरू नहीं हो सके। वो जो है अब इस साल के रवा साल के माली बजट में डाल दिए गए हैं। बजट के मुकाबले में जो अभी तक हुकूमत ने स्कीमें बहुत ज्यादा अनाउंस कर दी हैं मुदस्सिर, और वो स्कीमें पूरी करने के लिए अब कहीं से पैसे भी तो चाहिए। आपके इलाके में जब आप देखते हैं, चीचावतनी में गए, साहिवाल में गए, 18 अरब रुपए के एक जगह पे तरक्याती काम अनाउंस किए, 20 अरब रुपए के एक जगह पे किए इलेक्शन से पहले। मैं आपको एक ऑफ द रिकॉर्ड बात बताऊं कि तहरीक इंसाफ के एक नाराज रुकन जब सेनेट इलेक्शन से पहले उनको मनाने की कोशिशें की जा रही थी, जिनका बोल ने इंटरव्यू भी किया था ऑफ द रिकॉर्ड, उनकी जब मुलाकात हुई वजीर आला साहब से तो उन्होंने कहा कि आपका जो है वो जो आपका तरक्याती काम है वो मैं जून के बजट में डाल देता हूं। तो उन्होंने कहा कि सेनेट का जून में दे दूंगा। ठीक है, तो बात ये है यकीनी तौर पर आम आदमी के लिए जवाबदेह होना पड़ता है। हल्के की सियासत करने वाले मेंबर नेशनल असेंबली हो, मेंबर सूबाई असेंबली हो, जब वो चीज़ें सामने नहीं होंगी तो यकीनी तौर पर एक बड़ा मुश्किल अमल होगा। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद थे, इमरान याकूब साहब, आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। मैं राना साहब, मेरे ब्रेक के लिए जी मुख्तर जी राना साहब जी, पीटीएम का इजलास हो रहा है ना इस्लामाबाद में, बिल्कुल जी, मैं सिर्फ ये न्यूज़ देने वाला हूं कि इंशाल्लाह अब 26 मार्च को धरना का आगाज हो रहा है। अच्छा, और हमने कमेटियां कंस्टिट्यूट कर दी हैं। अब ये नलायक हुक्मरानों का जाना ठहर चुका है, अवाम इनको मुस्तरद कर चुकी है और इनके अपने एमएनए एमपीएस की लाइनें लगी हुई हैं जो पार्टी में रहना नहीं चाहते, इसलिए अवाम का प्रेशर है, महंगाई, बेरोजगारी, लाकानूनियत। 26 मार्च फाइनल हो गया सर, तो 26 मार्च ही होगा। अब ये आगे पीछे तो नहीं जाएगी चीज। मुदस्सिर राणा साहब से ये पूछ लें, ये धरना है या कि लॉन्ग मार्च होगा? 30 मार्च को इस्लामाबाद में पहुंचोगे, चारों सूबों से काफिले पहुंचेंगे और पीटीएम की जो मेन लीडरशिप होगी वो जुलूसों की क़यादत करेगी। वहां कंट्रोल रूम बनाने का फैसला हो चुका है। अच्छा राणा साहब, सिर्फ ये भी कंफर्म कर दीजिएगा राणा साहब कि वहां पहुंचकर कुछ धरने की सूरत में आप बैठेंगे या फिर ये सिर्फ रैलियां जुलूस होंगे, उसके बाद जलसा होगा और इख्तिताम हो जाएगा? क्या अल्टीमेटली गोल क्या है? हम बैठेंगे, हमने जाने के लिए नहीं बैठना। अच्छा। हमने इस अवाम के बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करके फैसला करना है और इन हुक्मरानों के जाने तक हम उधर ही रहेंगे। हम कानून को हाथ में नहीं लेंगे, हम पीटीवी पर हमला नहीं करेंगे। तो राणा साहब, यकीनी तौर पर पीटीवी पर और हमला नहीं होना चाहिए, यकीनी तौर पर सारे पार्लियामेंटेरियन है, लेकिन ये इसका रुख पिंडी की तरफ होगा, इस्लामाबाद की तरफ होगा? नहीं सर, पार्लियामेंट की तरफ हमने जाना है, वो इस्लामाबाद में ही है यार, पिंडी का मुझे तो नहीं इल्म। इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे, टी चौक की तरफ जाएंगे और वो पीडीएम की लीडरशिप आज फैसले कर रही है और जो स्टीयरिंग कमेटी है वो डेली बेसिस पर फैसले करेगी। और पंजाब का आज इजलास, अभी इजलास 180 मॉडल टाउन में राणा सनाउल्लाह साहब और हमजा शबाशी साहब
और एहसन इकबाल और ख्वाजा साद रफीक साहब और हमारे पार्लियामेंटेरियन कर रहे हैं। वो NA-75 की तैयारी भी और साथ साथ लॉन्ग मार्च की भी। पंजाब के काफिले कैसे आने हैं, कैसे चलें सर, इसका मतलब है मार्च की तारीख फाइनल हो गई है। अब देखना यह है कि ये मार्च जो है वो वाकई आगे लंबे धरने की सूरत इख्तियार करता है या कोई और मामलात है, अपोजिशन इससे क्या हासिल करती है, ये भी बड़ा एक अहम मामला होगा। बहुत शुक्रिया राना अरशद साहब, हमारे साथ खबर हो गई है कि 26 मार्च को अब फाइनल हो गया है कि लॉन्ग मार्च का आगाज होगा। 30 मार्च को तमाम तर काफिले इस्लामाबाद में चारों सूबों से तमाम सियासी जमातों के वो भी पहुंच जाएंगे और उसके बाद अब देखना होगा कि अपोजिशन इस लॉन्ग मार्च को, इन तमाम तर चीज़ों को किस तरह से आगे लेकर चलती है। लेकिन उससे पहले 12 मार्च सेनेट के चेयरमैन के, डेप्यूटी चेयरमैन का इलेक्शन है, 18 मार्च डस्का का इलेक्शन है और 26 मार्च उसके बाद एक हफ्ते के बाद वो लॉन्ग मार्च की तैयारियां कर ली गई हैं। हुकूमत के लिए मार्च इतना आसान नहीं है जितना अगले आने वाले वक्त में था। आज एक और बात करेंगे और वो है इस वक्त आलमी यौम ख़वातीन के हवाले से। पाकिस्तान का बहुत बड़ा एक तबका जो है, करीब 50% वो ख़वातीन पर मुश्तमिल है, लेकिन पाकिस्तान की बदकिस्मती रही है कि पाकिस्तान के तमाम शोबों में ख़वातीन की जो प्रैक्टिकल मामलात हैं वो ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से आज हमारा पर कैपिटा इनकम की बात हो या पाकिस्तान में सिनफी बराबरी की बात हो, वो शायद हम बहुत पीछे रह जाते हैं। इसको किस तरह से बराबर करना है, बेहतर करना है कि मुल्क की तरक्की के अंदर हम आगे बढ़ सकें। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सोशल एक्टिविस्ट मलिया हुसैन साहिबा। बहुत शुक्रिया मैं मलिया आपके वक्त का। आज एक तो आलमी यौम ख़वातीन है, आपको भी हम सबको मुबारकबाद है कि इस दिन को मनाने का जो मकसद है उसकी जानिब ज़्यादा तवज्जो, लेकिन पाकिस्तान में बड़ी कोशिशें और बहुत सारी मेहनतों के बावजूद वो नताइज हम नहीं हासिल कर पाए हैं जिसकी हमें तवक्को आज से 20-25 साल पहले थी। क्या वजूहात है कि पाकिस्तान की खातून मर्द के बराबर काम भी कर रही है, वो कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो बहुत एक गैप जो है वो आ रहा है, वो बराबरी तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम मुदस्सिर, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट करने का। और आज का दिन आपने वाकई कहा आलमी ख़वातीन का दिन है। हमारे यहाँ क्यों नहीं पहुँच रहे, इसकी एक सबसे बड़ी वजह तो ये है कि हम सब कोशिश नहीं कर रहे। बहुत से लोग बहुत सी कोशिश कर भी रहे हैं और कई जगह पे हमें तब्दीली नज़र आती है। लाइक जब हम बड़े हो रहे थे इसी मुल्क में, इसी माशरे में, तो पुलिस में औरत के जाने को हम सोच भी नहीं सकते थे, औरत हम सोच भी नहीं सकते थे, और दूसरे शोबों में। लेकिन आज हम देखें तो एक तरफ ये तब्दीली तो हमें नजर आती है कि हर शोबे में औरतें जा रही हैं। हाँ, वहाँ उनके साथ क्या होता है, किस किस्म का सलूक होता है, और औरतें जा रही हैं और उस औरतों के नंबर को बढ़ाना कैसे है, वहाँ हमें फोकस करने की ज़रूरत है। तो उसमें पहली बात तो ये है कि अगर हम अपने काम करने की जगहों का, अपने इदारों का माहौल बेहतर करेंगे, वहाँ पे कोई बदतमीजी नहीं होगी, कोई जाति नहीं होगी, बराबरी का माहौल होगा, तो ज़्यादा औरतें जो हैं उन्हें घरों से काम करने की इजाज़त मिलेगी। अभी तो कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि काम करने की इजाज़त मिलती है या अपने शौक से या अपनी ज़रूरत से आती हैं, लेकिन वहाँ पे सलूक इस किस्म का होता है कि वो मजबूरन नौकरी छोड़ के घर बैठ जाते हैं या उनसे इस किस्म की फरमाइशें की जाती हैं गलत काम करने की, और अगर वो नहीं वो फरमाइशें पूरी करती तो उन्हें निकाल दिया जाता है। लेकिन ये बहुत कम इस पे तो फिर ये है कि सबसे ज्यादा कोशिश जो है वो खवातीन के साथ मर्दों को उसी बराबरी के लिए बराबर कोशिश करना होगी कि उस माहौल को जिसकी जानिब आप तवज्जो कर दिला रही हैं कि विमन, वो जो इस वक्त वर्किंग विमन है, उनके लिए चीज़ों को आसान किया जाए, सादा किया जाए। जैसे एक मर्द के लिए है वैसे ही बिल्कुल एक औरत के लिए बराबरी का माहौल हो तो शायद चीज़ें आसान और ज़्यादा बेहतर और सहल हो सकती हैं। बिल्कुल, ये तो मुआशरे के मसाइल होते हैं ना। इकोनॉमी भी अगर बेहतर करनी है तो हमारे मुल्क का, हमारे पूरे मुआशरे की ज़रूरत है अपनी इकोनॉमी को बेहतर करना। तो मर्द औरतों पे ही नहीं मैं रुकूंगी, मैं मुखन्नस जो है हमारे उनको भी साथ शामिल करूंगी। मर्द औरत मुखन्नस मिल के पढ़ें, मिल के काम करें तो कोई वजह नहीं है कि हमारा मुल्क आगे ना बढ़े।
अच्छा, मैं मलिया साहब, एक और बड़ी पिछले 2 साल से बड़ी डिस्कशन ये चल रही थी औरत मार्च में। औरत मार्च तो हमेशा से होते रहे, लेकिन इसमें ये कहा गया कि वो ख़वातीन एक्टिविस्ट जो लोग इतने सालों से इतनी मेहनत के साथ यहाँ तक चीज़ों को लेकर आए हैं, चंद कुछ ऐसे नारों की वजह से उस पूरा फोकस जो है वो माशरे का उस जानिब हो गया। जो असली कामयाबी थी उससे चीज़ें हटकर वो फोकस कहीं से कहीं हो गया। आप समझती हैं कि ऐसा होने से इस कॉज को भी बहरहाल कहीं नुकसान हुआ है? मुदस्सर, मुझे तो ऐसा लगता है कि देखो ना, हर जगह पॉजिटिव और नेगेटिव चीजें चल रही होती हैं हर जगह। तो हम पे डिपेंड करता है कि हम पॉजिटिव को उठाएं या नेगेटिव को झंडे पे गाड़ के फैलाना शुरू कर दें। वो जो औरत मार्च हुई ना, उसमें अगर हजारों बैनर्स आप देखें तो वो बहुत असली औरतों के मसाइल के ऊपर थे। बिल्कुल सही। लेकिन कुछ अगर नामुनासिब थे और हम सब ने उन्हीं थोड़े से नामुनासिब बैनर्स को लेके और उन्हीं के ऊपर शान हो जाती थी कि हर चैनल पे वही डिस्कशन हो रही होती थी। बिल्कुल। और हम सोचते थे कि जो इतने ढेरों ढेर असली मसाइल वो, और मैं ये नहीं कहूंगी कि जो नामुनासिब है वो असली उनके मसले नहीं है, सिर्फ उनका बात करने का, लिखने का वो तरीका ऐसा था जो मुआशरा भी हमारा तैयार नहीं है। यकीनी तौर पर जो है वो जो असल मसाइल हैं, जो आप बात करिए, मेरे वक्त भी खत्म हो रहा है मलिया हुसैन साहबा, जो असली चीज़ें हैं जो बात करिए मलिया हुसैन साहबा, उसकी जानिब ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है। चंद उन बैनर्स के ऊपर पाकिस्तान के मीडिया और सोशल मीडिया पर तवज्जो दिलाकर उन असली कॉज को जो है वो नुकसान ना पहुँचाया जाए। ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से यही पैगाम। तो बहुत शुक्रिया मलिया हुसैन साहबा का भी। मुदस्सिर इकबाल को प्रोग्राम से इजाज़त दीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।